के साथ ही साथ यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का आगमन हुआ। आज हमारी आपकी जो संस्कृति है, केवल पूजा करना हमारी संस्कृति नहीं है। किसी व्यक्ति की संस्कृति, जिसको आज इनडायरेक्ट रूप से धर्म कहा जाता है, वही उसकी संस्कृति होता है। पहनावा, खान पीन, रीत रिवाज, त्योहारों को मनाना, उसमें बनने वाले पकवान, बजाए जाने वाले संगीत, पहनने जाने वाले वस्त्र, ये सारी चीज़ें मिलकर के किसी देश, किसी धर्म की संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। हमारे देश की जो संस्कृति रही, आज भी हम लोगों के घरों में पूजा और भागवत के बाद 2 लाइनें कही जाती हैं कि धर्म की अधर्म का गाड़ियों में विश्व का केवल हम थे, केवल भारत था जो विश्व गुरु था, इसीलिए क्योंकि वो विश्व के कल्याण की कल्पना करता था, विश्व के कल्याण के लिए। बाकी किसी धर्म में, बाकी किसी संस्कृति की प्रार्थना में, पूजा में, इबादत में ऐसा नहीं है। वह केवल मानव मात्र, वह केवल उसी परिवार मात्र के लिए अनुष्ठान, पूजा और संकल्प करते हैं। हमारे श्लोकों में भी कहा गया है, वसुदेव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी हमारा घर है। उस पृथ्वी पे रहने वाले इंसान ही नहीं, अपितु पशु पक्षी जीव भी हमारे परिवार का हिस्सा है। और उस जमाने से हम जानते थे कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक घर, एक देश, और उस संस्कृति को हमने अंत तक निभाया। आज बात हो रही है भारत के विश्व गुरु बनने की, और वैश्विक पटल पे किस तरीके से भारत बढ़ रहा है, इसके 2-3 बहुत तात्कालिक उदाहरण आपको दे दूं। एक बात आई कोरोना की, तो आपने देखा कि सबसे बड़ी जनसंख्या, 29 राज्य, 125 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या वाला देश, 22 भाषाओं में बटा हुआ देश, अनेक धर्मों और जातियों में बटा हुआ देश, लेकिन फिर भी बात जब आती है राष्ट्रीयता की और एकता की, तो हम लोगों जैसा बलिदान और हम लोगों जैसा देश प्रेम अन्य किसी देशवासी में देखने को नहीं मिलता है। हम सभी लोगों ने अपने इतनी विभिन्नताओं के बाद, 29 राज्यों, 22 भाषाओं और सैकड़ों जाति धर्मों में बंटने के बाद भी हम सभी लोगों ने एक दूसरे की मदद की और कोरोना जैसी महामारी से एक दूसरे को निजात दिलाया, और बहुत कम समय में इतनी बड़ी जनसंख्या उभर करके बाहर आई। हमसे बड़ी जनसंख्या आपका पड़ोसी मुल्क है चाइना, हमसे बड़ी जनसंख्या थी, लेकिन उनके यहाँ मरने की दर भारत की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा थी। 50 गुना तेजी से वहाँ लोग मर रहे थे, और वो खुद के स्थितियों में सुधार नहीं ला पा रहे थे। जबकि हमारे देश में 2 बार कोरोना के अटैक आए। पहले कोरोना में तो बहुत कम ही दुर्घटनाएं और अप्रिय समाचार सुनने को मिला। दूसरे कोरोना में थोड़ा सा लोगों ने लापरवाही की और उसमें थोड़ा अप्रिय घटनाएं ज़्यादा हुई, फिर भी हमारी जनसंख्या के अनुरूप वह अनुपात बहुत न्यूनतम रहा। इसमें कहीं ना कहीं भारत की अगुवाई रही, भारत के तत्कालिक सरकार की अगुवाई रही। भारत के तत्कालिक सरकार ने उन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे होने वाले व्यय में कोई भी कटौती नहीं की। जो भी सुविधाएं वो मुहैया करा सकते थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने कराई। दूसरा उदाहरण आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पता है कि यूक्रेन और रूस काफ़ी लंबे समय तक युद्ध करते रहे, और यूक्रेन एक ऐसा शिक्षित देश है, शिक्षित व्यक्ति कभी भी आताताई और युद्ध करता नहीं होता, योद्धा नहीं होता है। तो वो ऐसा शिक्षित देश है जहाँ डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाइयाँ होती हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलेज हैं और बहुत सस्ती पढ़ाइयाँ होती हैं। आपके जिले में बस्ती सदर 310 विधानसभा से लड़ने वाले प्रत्याशी बसपा के, उनकी बहन स्वयं डॉक्टर आलोक रंजन साहब, कुछ लोग नाम सुने हो, उनकी बहन स्वयं यूक्रेन में फंसी हुई थी, और वो बसपा के प्रत्याशी थे भी 1.5 साल पहले। लेकिन उनकी बहन तत्कालिक प्रधानमंत्री और तत्कालिक भाजपा सरकार से छूट के आई, तो उन्होंने भी वीडियो पे आकर के और मीडिया को, प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दिया कि आज के समय में भारत ने अपना ऐसा स्तर बना लिया है कि हर देश हर क्रियाकलाप में भारत की तरफ निगाह उठा के देखता है कि भारत क्या कर रहा है वही सही है, हमें भी वैसा ही करना होगा। आज लोग हमारे पग चिन्हों पर चलने को तैयार हैं, हमारा अनुसरण कर रहे हैं। ये सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम विश्व गुरु बन करके उभर रहे हैं। आज यूक्रेन में फंसे हुए पाकिस्तानी, फंसे हुए बांग्लादेशी, फंसे हुए बर्मा, फंसे हुए श्रीलंका, हमारे अगल बगल के 8-10 देशों के देशवासी भारत का झंडा दिखाते थे, तो दोनों तरफ के देश उन पर गोलीबारी नहीं करते थे, बल्कि सुरक्षित उन्हें युद्ध स्थल से निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम किया जाता था। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात रही। दूसरा, आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी एक शब्द आया G20। G20 जो है वो क्या है? 20 देशों का ऐसा समूह है, संगठन है, जो विश्व की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था,
आपको लगता है कि 2 कोरोना काल के बाद आपके भारत में अचानक से चीज़ें महंगी हो गई, कुछ चीज़ें 1.5 गुना, कुछ 1.25 गुना, कुछ 2 गुना। आपके यहाँ फिर भी महंगाई बहुत कंट्रोल में है। अन्य देशों की आर्थिक स्थितियाँ और ज़्यादा खराब हो गई। कारण क्या रहा कि प्रत्येक देश ने अपनी जनसंख्या के हिसाब से कोरोना में इतना अधिक व्यय किया कि उस व्यय को फिर से रिकवर करने के लिए, फिर से वहाँ तक पहुँचने के लिए चीज़ें महंगी होगी। दूसरी, कोई भी चीज़ें आज जो हम आप उपभोग करते हैं वो प्रत्येक चीज़ें किसी न किसी फैक्ट्री में बनती हैं, और उन फैक्ट्रियों को 2 साल बंद होने की वजह से उनके बिजली के बिल, उनके इंस्टॉलमेंट, उनके एम्प्लॉइज़ की सैलरी, ये सारे खर्चे उनके ऊपर पड़े, और जो उत्पाद हुआ वो 2 साल बिक्री नहीं हुआ। कुछ चीज़ें पड़े पड़े गोदाम में एक्सपायर हो गई। इस प्रकार से महंगाई विश्व स्तर पर बढ़ गई। आज G20 में 20 देश हैं, अमेरिका है, रसिया है, जापान है, चाइना है, भारत भी है। और भारत है ही नहीं बल्कि इस साल 1 वर्ष के लिए गर्वान्वित होना चाहिए। हर भारतीय का माथा चौड़ा और ऊंचा हो गया है कि भारत इस बार G20 का अध्यक्ष है। और भारत की अध्यक्षता में आने वाले इस वित्तीय वर्ष में भारत की अध्यक्षता में G20 की अध्यक्षता के साथ साथ आपके वैश्विक स्तर पर, आपके पूरा ग्लोबलाइजेशन पर जितने भी देश हैं, लगभग 204 देश हैं, उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए और उनकी अर्थव्यवस्था को और भी ज़्यादा बेहतर और मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं भारत नीतियां बनाएगा। और हमें यह उम्मीद है कि जिस प्रकार से कोरोना में, जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक में, जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, जिस प्रकार से रोजगार के क्षेत्र में, जिस प्रकार से किसानों को सम्मान दिया गया, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं भारत आने वाले समय में पूरे विश्व के लिए विश्व गुरु बन करके हर प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में सुधार लाएगा। और ये अर्थव्यवस्थाएं कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत को और आगे ले जाएंगी। अभी बात हो रही है रोजगार की। आप सभी विद्यार्थी हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी और उसके अभिभावकों की मनोकामना यह होती है कि शिक्षा केवल रोजगार अर्थात सरकारी या नौकरियों के लिए ही किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना यह है कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को संस्कार के तौर में देते हैं। जिस प्रकार से हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपनी चल अचल संपत्तियां विरासत में देते हैं, वैसे शिक्षा के माध्यम से हम अपने संस्कार, अपनी व्यवस्थाएं, अपनी संस्कृतियां उसके दिमाग में, उसके आचरण में, उसके हाव भाव में किसके रूप में देते हैं? विरासत के रूप में देते हैं। शिक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है और हम लोगों को कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से रोजगार मिलता है, यह सच्चाई है। अभी रोजगार की बात आई, आज से 2 से 3 दिन पहले, आप विद्यार्थियों को शायद ना पता हो, 20 जनवरी 2023 को सबसे बड़ा प्रधानमंत्री जी द्वारा रोजगार मेला लगाया गया, जिसमें एक ही दिन ऑनलाइन 10 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां दी गई, जिसके 77,000 से अधिक कॉल लेटर उसी दिन उन लोगों को मेल कर दिए गए। इस प्रकार से यह तो आपका केवल भारतीय स्तर पर व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर अगर आपकी बात की जाए तो आज आप देखते होंगे कि चाहे प्रधानमंत्री का शपथ समारोह हो और चाहे आपके 15 अगस्त और 26 जनवरी यानी स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया जाता हो, आज विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बतौर अतिथि आपके यहाँ एक बुलावे पर आते हैं। और एक समय यह भी हुआ करता था कि बहुत बुलावे के बाद भी लोग आपके आमंत्रण को स्वीकार नहीं करते थे, यह हमारे लिए अपमान की बात होती थी। आज लोग चाहते हैं, इंतजार करते हैं कि भारत के तरफ से इनविटेशन आए, निमंत्रण और आमंत्रण आए और भारत के प्रत्येक आयोजन में मैं भी वहां पर एक कुर्सी प्राप्त करूं। ये बड़े बड़े रशिया, जापान, जर्मनी, अमेरिका जैसे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मनोकामना रहती है। तो हम चाहेंगे कि आप सभी विद्यार्थी, आप विद्यार्थियों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रवासी, आपके माता पिता, अभिभावक, आपके छोटे भाई बहन, ये सभी लोग अपनी संस्कृति, अपनी सनातनता, अपने गौरव, अपने इतिहास, अपनी संस्कृति को जाने, पहचाने, उस पर अटूट विश्वास और भरोसा रखें। और कभी भी जानिए कि प्राचीनता में बहुत वजन और दम होता है। नवीनतम चीज़ें आधुनिक हो सकती हैं, आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन वह दृढ़ और मजबूत नहीं होती। तो हम सबसे पुरानी संस्कृति के विश्वगुरु रहने वाले लोग, हम अतिथि देवो भव मानने वाले लोग, हम वसुदेव कुटुंब मान करके सबको अपनाने वाले लोग, हम अहम ब्रह्मास्मि तत्वोऽसि कहने वाले लोग कि मैं भी ब्रह्मा का कण हूँ और तुम भी वही हो, हर किसी में ब्रह्मा के एक कण, एक अंश को मानने वाले लोग, इतने उदार और हृदय
उदार विचारधारा और बड़े हृदय वाले लोग अगर विश्व गुरु नहीं बनते हैं तो ये विश्व के लिए अपमानजनक बात होगी, ये विश्व के लिए खतरनाक बात होगी। आज के पहले कहीं ना कहीं जो भी देश विश्व गुरु के तौर पर रहा, हालांकि विश्व गुरु के तौर पर कोई नहीं रहा, उन्होंने यूएनओ बनाए, संगठन बनाए, उसकी अध्यक्षता किया, लेकिन उनकी अध्यक्षता के बाद भी विभिन्न प्रकार की स्थितियां बिगड़ी। बहुत लंबा बताएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन शॉर्टकट में आप यह जानिए कि इसके पहले अलग अलग देशों ने अपने आप को, कभी किसी ने कहा मैं बड़ा, कभी किसी ने कहा हम बड़े, कभी किसी ने कहा मैं बड़ा, और ये हम बड़े मैं बड़ा हम बड़े में लोग बड़े बने, लेकिन अंतोगत्वा लोगों को यह स्वीकार करना पड़ा कि